जोर से बता सकते हैं। शानदार दिन। और कभी कभी हम ऐसा भी कह सकते हैं सीजीआई साहब, आपका ये कार्यकाल 1 साल बेमिसाल, ये बेमिसाल। मैं जब नालसा के विषय में चर्चा हो रही थी तो मैं आज कुछ पढ़ रहा था। कोर्ट तो वो अंग्रेजी में है, मैं लेकिन उसको मैं मेरी भाषा में बोलूंगा कि हमारे जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर साहब जब इस विषय में चर्चा कर रहे थे तो उनका मानना था कि अगर किसी को न्याय नहीं मिलता, मैं तो जोर दे रहा हूं कि अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है इस देश में, तो मैं समझता हूं कि कोई सिस्टम का फाल्ट, सिस्टम इसके लिए दोषी। तो कोई ऐसा आदमी होता था जिसको न्याय नहीं मिलता था, मैं गरीब हूं, वकील कैसे करूं। तो इस दिशा में जब सोचना शुरू हुआ, आर्टिकल 39A को खंगाला गया। 87 में आकर के इस पर चिंतन तेजी से हुआ, फिर एक्ट बना। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारत कई मामलों में ग्लोबल लीडर, भारत कई मामलों में ग्लोबल लीडर, जैसे योगा में भारत ग्लोबल लीडर, आयुर्वेद में भारत ग्लोबल लीडर, स्पेस में चंद्रयान 3 छोड़ करके ये सिद्ध कर दिया कि स्पेस के सेक्टर में भी भारत ग्लोबल लीडर है। ऐसा ही एक्सेस टू जस्टिस के क्षेत्र में, ऐसा ही एक्सेस टू जस्टिस के क्षेत्र में भारत ग्लोबल लीडर है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए मैं इस अवसर पर नालसा के जुड़े हुए सभी न्यायाधीशगण, सभी काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। अभी विषय आया इस फिल्म में नारी शक्ति के उत्थान का, नारी शक्ति के वंदन का। अब रेखा शर्मा जी भी अपने भाषण में जिक्र कर रहे थे कि राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। ये मेरे लिए भी गर्व का विषय है और भारतीय संसद के लिए भी गर्व का विषय। नया संसद भवन बना, नया संसद भवन बना, पहला ही सत्र हुआ और नारी शक्ति वंदन पहला ही विधेयक पास हुआ। ये हमारे लिए भी गर्व का विषय है। 33% महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभाओं में आरक्षण, बहुत सुंदर काम हुआ है। मुझे उदाहरण याद आ गया, लेकिन उससे पहले 3 चीजें जो आज होने वाली है। लीगल सर्विसेज एक्ट, ये भी बहुत एक अभिनव अच्छा प्रयोग है। विधान से समाधान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक प्रकल्प है जिसको शुरू कर रहे हैं। MCW हर लीगल गाइड, ये भी एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने विभिन्न योजनाएं बनाई, जिसमें फास्ट ट्रैक, विशेष न्यायालय योजना, न्याय बंधु योजना, न्याय विकास ग्राम न्यायालय योजना, न्याय वितरण के लिए राष्ट्रीय मिशन, कानूनी सुधार, ये सब सम्मिलित है। लेकिन इस सब में मैं फिर याद करूंगा संविधान निर्माताओं को, और विशेष करके संविधान सभा में 15 हमारी महिलाएं। रेखा जी, आपके लिए टॉपिक हो सकता है और यहां तो बैठे हैं कुछ, उनके लिए भी टॉपिक होगा कि संविधान सभा में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके लिए जब कैबिनेट मिशन के बाद जब अंग्रेज देश छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने कहा यहाँ का एक विधान होना चाहिए, जैसे आपने कहा विधान से समाधान, एक संविधान होना चाहिए। तो उसके लिए सदस्यों का निर्वाचन हुआ, तो उसमें 297 के करीब सदस्य बने, 1-2 सदस्य रिजाइन कर गए, लेकिन उसमें 15 महिलाएं थी। जो 15 महिलाएं थी, उनका संविधान के निर्माण में शानदार योगदान था। हमें याद करना चाहिए ऐसी महिलाओं। आपका तो महत्वपूर्ण है। उसमें सरोजिनी नायडू, बहुत बड़ा नाम, राजकुमारी अमृत कौर, बहुत बड़ा नाम, हंसाबेन जीवराज मेहता,
सुचिता कृपलानी, जी दुर्गाबाई जैसे नाम सम्मिलित है। हम जोरदार उनका स्वागत करके अभिनंदन कर सकते हैं कि क्या शानदार उन्होंने बहस की। जब ये मताधिकार का विषय आया था ना संविधान सभा में बहस का, उस समय महिलाएं कह रही थी कि हमें भी एक साथ मताधिकार दे दो, लेकिन उस समय कुछ ऐसे हमारे सदस्य थे वहां, उन्होंने कहा इंग्लैंड में भी डेमोक्रेसी पहले आ गई थी, लोकतंत्र पहले आ गया था, लेकिन मताधिकार पहले पुरुषों को मिला, महिलाओं को लेट मिला। शायद 100 साल लगे होंगे, पहले पढ़ी लिखी महिलाओं को मिला, फिर सब महिलाओं को मिला, ऐसी चर्चाएं हुई। फिर बोला अमेरिका, वहां भी पहले डेमोक्रेटिक सेटअप आ गया था, लेकिन मताधिकार एक साथ नहीं मिला, महिलाओं को लेट मिला। मैं इन सभी माननीय महिला जो सदस्य थी संविधान सभा में, और विशेष करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब को याद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, नेहरू जी आप एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज के लीडर बनना चाहते हो? बोला हाँ मैं बनना चाहता हूं। तो नया प्रयोग करिए, ये मताधिकार है, इसमें कोई बजट नहीं लग रहा है। आप कह रहे हैं कि महिलाएं कैसे मताधिकार का प्रयोग करेगी, जो पुरुष कहेगा वही करेगी। हो सकता है ऐसा होगा कई जगह, लेकिन आने वाले समय में चेतना आ जाएगी। आप कहते हो कि ये अनपढ़ आदमी मताधिकार का कैसे प्रयोग करेगा, ये मत करिए, ये ठीक नहीं है। अगर आप अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज के लीडर बनना चाहते हो तो एक साथ मताधिकार दे दो पुरुष और महिलाओं को, और इन महिलाओं के सहयोग से एक साथ मताधिकार मिला। आज जब मैं देखता हूं, जब डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे थे कि आप मताधिकार दे दीजिए, ये महिलाएं जब ये मताधिकार का दिन आएगा तो होली और दिवाली जैसा सेलिब्रेशन करेगी। लोग हंसे कि अब डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं। जब आज मैं देखता हूं, जब मताधिकार का दिन आता है और महिलाएं सच दर्द करके मताधिकार करने के लिए आती है, तो मुझे डॉक्टर अम्बेडकर याद आते हैं और ये महिलाएं भी याद आती है। एक विषय और लेकर के मैं मेरा स्थान लूंगा। ये ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में पहले कोई एडवोकेट फ्री में पैरवी नहीं करते थे। एक मुझे उदाहरण याद आ रहा है, यहां बैठे बैठे याद आ गया। महर्षि अरविंद, बहुत बड़ा नाम, अलीपुर द्वार केस में फंस गए, जेल में बंद, और उसके बाद एक दिन अखबार में खबर आती है कि कल जो फैसला आएगा उसमें शायद महर्षि अरविंद को, अरविंद घोष उस समय उनका नाम था, महर्षि बाद में बने जब पानी फिर चले गए, आश्रम बनाया, शायद इनका जीवन नहीं रहेगा, ऐसा बड़ी सजा होने वाली थी। ये अखबार में खबर थी। और सिया दास, जिसको हम चितरंजन दास के नाम से जानते हैं, ये इनके कोई एडवोकेट नहीं थे। इन्होंने नाश्ता करते समय अखबार में खबर पढ़ी, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, अरविंद घोष को इतनी बड़ी सजा हो जाएगी। इन्होंने अपने सारे काम छोड़े और कोर्ट में पहुंचे। अब वहां जो जज थे वो महर्षि अरविंद के क्लास फेलो थे और ब्रिटिशर्स थे, मतलब अंग्रेज थे, जज। जैसे सीआर दास पहुंचे तो वो जज पूछते हैं आप इनके एडवोकेट हो क्या? बोला नहीं। अब ये सीजीआई साहब बैठे हैं, शायद उस समय ये परंपरा थी या नहीं थी, शायद सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट कहीं भी जाकर के एंट्री कर सकता था, ऐसा कोई विषय था कि उस समय भी? आजकल तो है, कहीं कोई कहता सीनियर एडवोकेट कहीं भी जाके अगर वकील नहीं करे तो भी बहस कर सकता है, लेकिन इसमें क्या था मैंने कई किताबों में पढ़ा, सही है गलत मुझे पता नहीं, सीआर दास ने बहस जज साहब से, जज साहब ने कहा आपको वकील ही नहीं किया, आप कैसे पेश हो सकते हो अरविंद के पक्ष में? और बोला ये अरविंद यहां खड़ा मैं पूछता हूं, वो क्लास कर रहे थे, उन्होंने पूछा मिस्टर अरविंद घोष आपने कोई वकील किया? बोला मैंने कोई वकील नहीं किया। बोला ये आए ना आपके पक्ष में बहस करने के लिए, मुझे पता नहीं, मैंने वकील नहीं किया। लेकिन सीआर दास अड़ गए, उन्होंने कहा मैं बहस कर सकता हूं इसके पक्ष में, आप सुन क्यों नहीं सकते? ये तर्क नहीं रखता है, कोई बात नहीं, इनकी तरफ से मैं तर्क रखूंगा। और वो काफी नामी ग्रामी एडवोकेट थे, तो जज साहब को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने अलाउ कर दिया, कोई फाइल नहीं थी उनके पास, महर्षि अरविंद के केस की कोई फाइल नहीं थी।
जज साहब को कि जज साहब आप अरविंद के क्लास फेलो रहे। अरविंद ने बचपन में कविता लिखी। वो कविता इतनी फेमस हुई कि रविंद्रनाथ टैगोर हंगरी में अपने पेट के इलाज के लिए गए हुए थे, और जैसे ही वो इंग्लैंड आए उन्होंने वो कविता पढ़ी कि ये कविता लिखने वाला कौन आदमी। वो कविता फ्रेंच भाषा में थी। उन्होंने कहा ये कविता लिखने वाला कौन आदमी, मैं उससे मिलना चाहता हूं। उनको लगा होगा रविंद्रनाथ टैगोर कोई बड़ा आदमी होगा, 60-70 साल का आदमी होगा, बहुत लर्नेड होगा, कौन है ये आदमी। तो बाद में पता चला कि तो इंडियन है। तो बोला मैं जरूर मिलना चाहूंगा। बाद में पता चला वो तो बच्चा है। तो बोला मैं और जरूर मिलना चाहूंगा। और जब रविंद्रनाथ टैगोर अरविंद से मिले, उन्होंने कहा तुमने ये जो कविता लिखी है ना, ये कोई साधारण आदमी नहीं लिख सकता। तो वो CR दास उसको कहते हैं जज को कि रविंद्रनाथ टैगोर भी कहता है कि साधारण आदमी नहीं लिख सकता। जब ये अरविंद इतना असाधारण है तो इनका जीवन क्यों ले रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने तो बात कही, फिर भी वो नहीं माने। तो फिर एक बात कही, कोई फाइल नहीं थी उनके पास, और बहस कर रहे थे 2-3 घंटे बहस। उन्होंने कहा जज साहब इस दुनिया से आप भी चले जाओगे, मैं भी चला जाऊंगा, ये गवाह है ना ये भी चला जाएगा, आपके इस कोर्ट के सारे कर्मचारी अधिकारी चले जाएंगे, लेकिन अगर कोई याद किया जाएगा तो ये अरविंद घोष याद किया जाएगा। इस देश में, दुनिया में अरविंद घोष याद किया। छोड़ दिया, जज साहब ने छोड़ दिया। बाद में बहुत सी कहानियां लिखी। उत्तरपाड़ा में जब उनका भाषण महर्षि अरविंद का था, कई चीजें आई, फिर वो पांडिचेरी चले गए। और आज CR दास के वो तो कोर्ट में कहे गए बहस के भाषण अंश गूंज रहे हैं। CR दास ने कई जगह बहस की होगी, लेकिन जो CR दास की बहस महर्षि अरविंद को छुड़ाने के लिए की, वो आज भी अमर है। और अजर अमर रहने वाली ऐसे जो वकील है उनको भी हमें सलाम करना चाहिए। हम उनके भी नतमस्तक को बनाते हैं। ये क्या था, लीगल आइडेंटिटी और क्या था, ये महर्षि अरविंद को दी गई CR दास के द्वारा लीगल आइडेंटिटी। ऐसी मानवतावादी सोच के वकील जहां जहां देश और दुनिया में है। मैं फिर कह रहा हूं कि हम योग में ग्लोबल लीडर बने, हम स्पेस में भी ग्लोबल लीडर बने, हम आयुर्वेद में भी ग्लोबल लीडर बने, हम लीगल एड के मामले में, एक्सेस टू जस्टिस के मामले में भी दुनिया में ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।